करना रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा सुमी नंदिनी। है सर। अच्छा देखो सर, तो बेसिकली आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है और आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो एनालिसिस क्या है? सर इट्स अ सेलिब्रेटेड टॉपिक है सर, बट इट्स मतलब आप सेलिब्रेट कर सकते हो रेशियो एनालिसिस को, क्योंकि सर आप हर टॉपिक में ऐसा ही किया था। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और उसका रिलेटेड चैप्टर, लाइक जैसे रिसेंटली हम लोगों ने डेटर फाइनेंस वगैरह, ठीक है, क्रेडिटर्स, रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट सारा कंप्लीट करके आए हैं। तो ऐसा मेरा ऐसे आदत है हर चैप्टर का सेलिब्रेशन करने का। लेकिन सीरियसली सर रेशियो एनालिसिस सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग 11-12 लेवल में भी रेशियो एनालिसिस को पढ़ते हो, है ना सर? डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो निकालने के लिए 12 में भी इस चैप्टर में रहता है रेशियो एनालिसिस। लेकिन सर ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों? रेशियो एनालिसिस अकाउंट्स में भी करवाया जाता है, फाइनेंस का भी पार्ट है, सो व्हाई रेशियो इज सो इम्पोर्टेंट? सर रेशियो एनालिसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट? सर रेशियो एनालिसिस इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस का प्लानिंग है सर। फाइनेंशियल एनालिसिस का प्लानिंग है सर। व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस? सर सिंपल तरीके से समझो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी, चाहे छोटा कंपनी हो चाहे बड़ा कंपनी हो, मतलब either it can be Reliance, it can be any kind of small business, आपके घर के बगल वाला पान का दुकान या फिर कोई मिठाई का दुकान या फिर मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे कंपनी किसी भी स्केल में अपना ऑपरेशन चलाए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, उस बिजनेस का डेवलपमेंट अगर आपको एनालिसिस करना है, अगर आपको बिजनेस का डेवलपमेंट को एनालिसिस करना है तो रेशियो एनालिसिस इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप लोगों ने कभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाया लाइक टैली, कभी अगर आप लोगों ने यूज किया होगा तो उसमें आप देखिएगा क्या होता है सर। सबसे पहले क्या किया जाता है वहां पर, आप वहां पर एंट्री करते हो और एंट्री में क्या होता है, जर्नल लेजर सब लाइन बाय लाइन पुट हो जाता है, ठीक है। अब जर्नल लेजर पुट हो जाने के बाद ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर ट्रायल बैलेंस जैसे बन गया फिर फाइनल अकाउंट्स बन गया, सब कुछ तो हो जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज बहुत वाइटल होता है, इतना सारा चीज हो जाने के बाद जो लोग अकाउंटेंट होते हैं, मतलब लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी एनालिस्ट करने वाले, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं सर, ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाने के बाद बैठे बैठे एनालिसिस करते हैं। सर क्या एनालिसिस करता होगा? सर ये एनालिसिस करता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस लेवल किस लेवल में चल रहा है, पहले कहाँ पर थे और आगे क्या हो सकता है, ताकि वो बिजनेस को डेवलप कर पाए, ठीक है, बिजनेस को फाइनेंशियल लेवल में गाइड कर पाए। समझ में आ रहा है सर? तो फाइनेंशियल रेशियो मतलब रेशियो एनालिसिस एक्चुअली इन दिस वे हेल्प करता है ईच एंड एवरी बिजनेस को, ईच एंड एवरी बिजनेस को, छोटा बड़ा हर बिजनेस को हेल्प करता है रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग आज एक्चुअली इसमें डेली यही सब बात करेंगे और प्रैक्टिकल लेवल में भी मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो एनालिसिस का रियल लाइफ यूज क्या है और फिर कुछ रिलेटेड जो एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एग्जाम टाइप में कॉन्सेप्चुअल सवाल भी होता है थ्योरेटिकल, और साथ में रेशियो कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ सकता है। सर फाइनेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चीज हमेशा मेंटेन करना, कॉन्सेप्ट हमेशा मेंटेन करना। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सर। और आपको सबसे पहले तो मैं आपको रियल लाइफ इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको हर चैप्टर में दिखाता हूँ, है ना। हर चैप्टर का पहले रियल लाइफ एप्लीकेशन देखो, उसके बाद उस चैप्टर को जानने का कोशिश करो। प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम लोग यही नहीं पता करेंगे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक को जान के क्या फायदा, ठीक है, तो मुश्किल ये होता है कि हमें कनेक्शन नहीं मिलता। मतलब हम क्यों पढ़े? सब्जेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होता है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होता है। ये अलग बात कि हम लोग कभी उस तरह से सोचते नहीं। इवन अगर आप लोग बचपन में लिटरेचर पढ़े हो, बंगाली पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो, जो जो भी मीडियम से बिलोंग क्यों ना करे, या फिर जो भी अपना मदर टंग, ठीक है,
जो भी उसका लिटरेचर हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई हिस्ट्री पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर सब्जेक्ट में, और आजकल आप लोग कॉमर्स प्रोफेशनल्स हो सर, आप लोग हार्डकोर टॉपिक पढ़ते हो। पॉइंट इज दैट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ के आपको मिलेगा क्या, आप क्या कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो एक स्टूडेंट को हमेशा सवाल करते रहना चाहिए। तो देरी ना करके चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर रेशियो एनालिसिस का एप्लीकेशन एरिया पहले बताता हूँ कि रेशियो एनालिसिस हमें क्या सिखाते हैं, कितना तरह का रेशियो एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है, और रेशियो एनालिसिस यूज करके हम किसी भी बिजनेस को फाइनेंशियल लेवल में कैसे मैनेज कर सकते हैं। और एक बात सर, नॉट जस्ट एज ए चार्टर्ड या नॉट जस्ट एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स, बट ऑल्सो एज ए इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर इन द सेंस जो लोग स्टॉक मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे आप स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाओ अपना, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट करो। तो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उसको भी एनालिसिस करने का आपको तरीका आना चाहिए, तो उसमें भी आपको रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सोचा कि एक एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ एक डिस्कशन के लिए एक टॉपिक मैंने चूज किया। टॉपिक इन द सेंस एक कंपनी, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हो। सर ये मैंने कहाँ पर आया, सर ये मनी कंट्रोल का ऐप है। अब मनी कंट्रोल इज अ वेरी वेरी पॉपुलर ऐप है ना, जो लोग स्टॉक मार्केट फील्ड में एनालिसिस करते हैं उनके लिए मनी कंट्रोल बहुत ही नोन नेम है सर, घर घर में लोग जानते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट या ये सब फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्ट होते हैं, दे ऑल नो कि हाउ मनी कंट्रोल हेल्प। तो ये यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये बेसिकली एक न्यूज़ चैनल भी है, ठीक है, जहाँ पर आपको स्टॉक एंड बिजनेस रिलेटेड मैटर पता चलता है। तो मैंने यहाँ पर रिलायंस रिलेटेड एक न्यूज़ ढूंढ रहा था फाइनेंशियल मैटर पे, तो मुझे यहाँ पर रिलायंस का फाइनेंशियल डेटा मिला। और अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर आप इसमें गौर करें तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज रिलायंस का निकाला, ठीक है, मतलब जो मनी कंट्रोल हमें दिखा रहा है वो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया। कहाँ से मिला, ये सारा डिटेल्स एक्चुअली कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से मिला। मतलब जो प्रिपेयर कौन करता है, चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी के जो फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, जिसको परमिशन देता है, रिपोर्ट को साइन करता है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ पर आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट 17, 18, 19, 20, 21 सारा रिपोर्ट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। तो दिखाई दे रहा है ना सर। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से देखना सर, कि ये फाइनेंशियल रेशियोज में रिलायंस का करेंट सिनारियो क्या है। रिलायंस का करेंटली शेयर का दाम चल रहा है 2606, एक शेयर का दाम है 2606 सर, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो क्या शेयर खरीदना चाहिए, क्या रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, मैं इन्वेस्टमेंट में बात कर रहा हूँ। जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करता है एज वेल एज जो ट्रेड भी करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, उन्हें भी कंपनी का मतलब फंडामेंटल अप्रोच जानना चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस का अकाउंटिंग सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में नॉलेज गैदर करना चाहिए। और यहाँ पर हम आपको रिलायंस का करंट फाइनेंशियल एरिया के बारे में बात करते हैं। इसमें देखो पर शेयर रेशियो, कितना तरह का रेशियो के बारे में डिटेल्स दिया है। पर शेयर रेशियो इन द सेंस कि कंपनी का करंटली एक एक शेयर में कितना अर्निंग हो रहा है, एक एक शेयर में, मतलब ये कंपनी का जो ईबीआईटी है, नेट इनकम आता है सर, नेट इनकम को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्चुअली बेसिक ईपीएस मिलता है। तो करेंटली रिलायंस का जो अर्निंग पर शेयर, मतलब रिलायंस का एक शेयर का अर्निंग का पावर जो चल रहा है वो 59.24, बाकी आप जितना शेयर होल्ड करोगे उस हिसाब से। डाइल्यूटेड ईपीएस आगे चर्चा रखेंगे सर, मतलब जो कंपनी का डाइल्यूटेड मतलब लाइक अगर कोई सब्सिडरी वगैरह है उनका शेयर को लेके देखा जाता है, ठीक है, तो उस चर्चा में बाद में आएंगे। अभी मैं कुछ चर्चा नहीं करूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, कैश अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू, डिविडेंड पर शेयर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर, पीबीडीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स पर शेयर, ठीक है। मतलब पीबीआईटी या ईपीआईटी दोनों यूज किया जाता है, प्रॉफिट और अर्निंग को अल्टरनेटिव में यूज किया जाता है सर। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे क्या रेशियो है, ये सब पर शेयर रेशियोज है। ये बहुत वाइटल होता है जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें एक्चुअली डिटेल्स में समझना है कि ये सब रेशियोज कैलकुलेट कैसे होता है, निकाला कैसे जाता है, ये सब निकाला कैसे जाता है। यहाँ पर तो दे दिया, they just give it here, but how to calculate these things। नीचे देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके नीचे आ जाओ लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, डिविडेंड पे आउट, ठीक है, करंट प्राइस में, ठीक है, अर्निंग रिटेंशन रेशियो, कैश अर्निंग रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो। उसके बाद देखो उसमें आपको एंटरप्राइज का वैल्यू, ठीक है, फिर आपका मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूएशन रेशियो, ये सब आपके सामने है। अब जो इन्वेस्टर होता है ना, या जो कंपनी के मैनेजमेंट में है, ये सभी को चाहिए होता है, या फिर जो बैंक कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, दे ऑल नो नीड दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसको ना सिर्फ कैलकुलेट ही नहीं करना है, कैलकुलेट तो करना ही है, कैलकुलेशन के साथ साथ इसको एनालिसिस भी करना आना चाहिए। मतलब कंपनी का बेसिक ईपीएस क्या कहता है, कंपनी का मतलब पर शेयर रेशियोज के थ्रू से हम कंपनी के बारे में क्या आइडिया ले सकते हैं, मतलब कंपनी का बिजनेस का गोइंग कंसर्न के मैटर में, वैल्यूएशन के मैटर में, फ्यूचर के बारे में, ठीक है, क्या क्या फ्यूचर ग्रोथ है, कितना फ्यूचर ग्रोथ है। these things actually you can actually use to identify to analysis the business, ठीक है। सो अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि रियल लाइफ यूज कहाँ है। अब इस रियल लाइफ यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपर वे में आपको एक एक करके मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको तुरंत थ्योरेटिकली बताऊं, रेशियो एनालिसिस में हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है, टाइप ऑफ अलग अलग टाइप्स ऑफ रेशियो में आपको ऐसे भी दिखाया, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है, ये सभी चीज दिखाया जाता है सर। एक्चुअली सर अगर मैं इसका थोड़ा आपको थ्योरेटिकली दो चार बात करूं, क्योंकि यार इंट्रोडक्शन है रेशियो का, तो मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। द बेसिस फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच मेनली कंसिस्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली रेडी किया जाता है, ये सारा चीजें रेडी किया जाता है बेस्ड ऑन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस। मतलब कंपनी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक है, जो कंपनी के अकाउंट्स या एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ये कंपनी एवरी क्वार्टर में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है, ईच एंड एवरी क्वार्टर में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द ऑपरेटिव एक्टिविटीज, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली कंपनी के बारे में, ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं ऑफ द कंसर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड बैलेंस शीट डिपिक्ट्स द बैलेंस वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड एसेट, मतलब करेंटली बिजनेस में जो एसेट्स है और बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटीज है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली देखना भी चाहिए। तो मैं आपको कुछ एनालिटिकल साइट में लेकर चलता हूँ जहाँ पर कंपनी का डिटेल्स वगैरह मिलता है। जैसे एक साइट है टिकट टेप बोल के, इसमें आप किसी भी कंपनी का डेटा एनालिसिस कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज शो कर रहा था, तो क्यों ना यहाँ पर भी मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाऊँ। और जैसे मैं आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज ओपन कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स में जाता हूँ, और जैसे ही मैं आपको थोड़ा फाइनेंशियल्स में नीचे लेके आता हूँ, देखो सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, कंपनी का इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अब इनकम मतलब पीएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ओके, इसमें और एक चीज ऐड होता है, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहते बट प्लानिंग का पार्ट है, दैट इज फंड फ्लो। इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, उसके साथ और एक चीज ऐड होता है, दैट इज फंड फ्लो। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं कहा जाता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तीनों को कहा जाता है, बट फंड फ्लो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब जैसे रेशियो एनालिसिस इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, रेशियो का जो भी डिटेल्स मिलता है ना सर, सारा डिटेल्स एक्चुअली इनकम और बैलेंस शीट से ही मिलता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से मिलता है। देखो सर ऐसे अब एनुअल रिपोर्ट से भी निकाल सकते हो, और अगर आप यहाँ से
एटलीस्ट स्मॉल वर्जन में अगर पाना चाहते हो तो यहाँ पर कंपनी का इनकम का डिटेल्स है, मतलब कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया, ये सब ओरिजिनल डेटा है सर। 2019 में रिलायंस का रेवेन्यू क्या है, 2020 में क्या है, 2021 में क्या है, 2022 में क्या है, कितना रेवेन्यू कमाया सर। अगर हम दिखाया जाए तो अभी तक इस साल में 2022-23 में रिलायंस ने 8,57,140 करोड़ का रेवेन्यू कमाया सर, 8,57,140 करोड़ का। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 8.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिलायंस ने ऑलरेडी इनकम कर दिया। इसमें रिलायंस ने कहाँ कहाँ क्या खर्चा किया, उसमें से इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन सब निकालने के बाद कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वहां से सरकार टैक्स पे किया, टैक्स पे करने के बाद कितना इनकम है, और फिर उस इनकम से कंपनी के पास अर्निंग पर शेयर कितना रहा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अर्निंग पर शेयर रेशियो है। जैसे रिलायंस का यहाँ पर ईपीएस दिखा रहा है सर 98.06 लेटेस्ट में। ठीक है, इससे पहले थोड़ा और अलग था, जैसे 65 भी था, 74 भी था। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर मतलब कंपनी पर शेयर में कितना डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, तो ये रिलायंस मॉडरेट लेवल पे डिविडेंड देता है। ठीक है, पर शेयर में 8%, 6%, 7%, ऐसा डिविडेंड कंपनी नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं। तो ये एज एन इन्वेस्टर बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। एज ए लोन गिवर जो बैंक लोन देते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बिजनेस के अंदर का लोग है, जो इंटरनल मैनेजर होता है बिजनेस का, या तो वो चार्टर्ड है कंपनी का, या तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट है कंपनी का, तो उसे कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के लिए भी इस पर्टिकुलर डिटेल्स को एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें रेशियो एनालिसिस एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़ा एक काम करता है। ठीक है, अब वही सिखाऊंगा सर आपको। However, the above statement do not disclose all the necessary relevant information. ठीक है, for the purpose of obtaining the material relevant information necessary for ascertaining the financial strength, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानना है, वीकनेस जानना है। ठीक है, it is necessary to analyze the data depicted in the financial statement, मतलब ट्रेडिंग पीएल को आजकल कंपनी के केस में क्या कहा जाता है? इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल मतलब इन शॉर्ट इनकम स्टेटमेंट। अगर कंपनी का डेटा को एनालिसिस करना है, इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस करो, जिसमें रेशियो हेल्प करेगा आपको। बैलेंस शीट को एनालिसिस करो। ठीक है, तभी जाके आप ये सब कैलकुलेट भी कर सकते हो, कंपनी का सिचुएशंस भी बता सकते हो। एंड दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जो लोग स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस का भी पढ़ाई करते हैं ना, ध्यान से सुनना बात को, ताकि जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाता हूँ, स्टॉक मार्केट में जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं, मुझे उन्हें भी सेम चीज सिखाना पड़ता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का नोट्स है सर। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग ट्रेडिंग सीखता है, मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, डे टू डे ट्रेडिंग कैसे होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट सीखता है, इक्विटी डेरिवेटिव सीखता है, म्यूचुअल फंड सीखता है, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव इज आल्सो नोन एज फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड सीखता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट फील्ड में अपना पैर जमाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस भी जो लोग करना चाहता है ना, उनके लिए भी रेशियो एनालिसिस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस जब किया जाता है ना, तो उसमें रेशियो एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये देखो, जब किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स ग्रोथ, मार्जिन एंड इट्स ग्रोथ, अर्निंग एंड इट्स ग्रोथ, मैटर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। लेकिन अब थोड़ा नीचे आ जाओ तो आपको एकदम नीचे फाइनेंशियल रेशियोज भी नजर आएगा। ये देखो, तो विदाउट फाइनेंशियल रेशियो आप कंपनी का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टॉक मार्केट एजुकेशन एज वेल एज सीएसईए सीएम एजुकेशन। ठीक है, तो उसमें ये रेशियो सिखाया जाता है। जब आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को रीड करते हो ना, वही सब सिखाया जाता है सर। कि थोड़ा स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड वे में सिखाया जाता है, बट सिखाया तो जरूर जाता है। जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल पढ़ते हैं, ठीक है, जो लोग चार्टर्ड नहीं किया, जो लोग सीएमए नहीं किया, जरूरी तो नहीं ना सर हर कोई सीए सीएमए पढ़ के आए, तो उन्हें किस तरह से सिखाया जाए। और जो सीए सीएमए पढ़ भी लिया तो स्टॉक मार्केट कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन्हें कैसे सिखाया जाए, ये सिखाया जाता है सर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, तो मिल जाएगा रेशियो का डेटा। तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन एरिया में थोड़ा बात कर रहा हूँ कि आप इतना समझा करो कि डे टू डे लाइफ में ये कितना बड़ा चीज है और इसको लेके क्यों दुनिया पागल है। इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ
फंडामेंटल एनालिसिस। समझ में आ रहा है ना सर? मतलब एक्चुअली अभी मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट लेवल में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखो सर, रेशियो रेशियो एनालिसिस पार्ट 2, रेशियो एनालिसिस पार्ट 1। मतलब रेशियो एनालिसिस में लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है, छोटा मोटा नहीं, ह्यूज लेवल ऑफ डिस्कशन होता है। लुक एट व्हाट इज फाइनेंशियल रेशियोज, क्यों जरूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या क्या होता है, लेवरेज रेशियो क्या होता है, वैल्यूएशन रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियोज क्या होता है। समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, देखिए इट्स ह्यूज एरिया, इट्स ह्यूज एरिया। और वही मैं चर्चा करने में जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो चाहे आप एक स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल होना चाहते हो, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, चाहे आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनो, कंपनी सेक्रेटरी बनो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो ये है इसका वेटेज एरिया। इसीलिए मैं बोला स्टार्टिंग में ही कि सर हॉट टॉपिक है, वेरी वेरी हॉट टॉपिक। मतलब इतना गर्म टॉपिक है कि मार्केट जल जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? सर कोई बात नहीं, ये मेरे लैंग्वेज को गलत मत लेना सर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सर अब ठीक है, कहानी समझ गए आप लोग, बैकग्राउंड भी समझ गए आप लोग। अब आप लोगों को पता है लिखना पड़ेगा। स्टार्ट करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग इसको फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, प्लानिंग के नाम से जानते हैं सर। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ठीक है, जिसमें रेशियो एक पार्ट है। अब व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ध्यान से सुनिए। देखो सर, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर, दैट इज सबसे पहले आपको कंपनी में अकाउंट्स बनाना पड़ता है। आजकल क्या होता है सर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप अकाउंट्स का नॉलेज रखते हो, ठीक है, अगर आप अकाउंट्स का नॉलेज रखते हो, फॉर एग्जांपल टैली यूज कर लिया आपने, ठीक है, अब टैली यूज करके कंपनी में अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है ना। आप लोगों को भी इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, सीए इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, ये सभी आपका अकाउंट्स में कैसे टैली में एंट्री करना है सिखाते हैं। लेकिन सर एक बात आप ध्यान रखना, एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्लियर है। इसलिए मैं सैटरडे सैटरडे अकाउंट्स का बेसिक का क्लास में इतना ध्यान देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इस इतना ज़्यादा, और साथ में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, ठीक है, वैल्यूएशंस, एवरी सैटरडे मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का इसलिए मैं देता हूँ। बाकी आप लोग, मैं आपके पास एडवांस लेवल अकाउंट्स तो करते रहते हो, तो इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग नॉलेज गैदर करना। और एक चार्टर्ड को, एक सीएमए को, एक सीएस को इतना तो नॉलेज आना चाहिए, इतना नॉलेज तो होना चाहिए। अब बात क्या है सर, ना द बिग क्वेश्चन इज कि सर ठीक है, टैली में अकाउंट्स में एंट्री हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं सर, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सर, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट समझते हो? मतलब एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है, ऐसा हालत है। मतलब बिना अकाउंट्स का एफएम क्या करेगा और बिना एफएम का अकाउंट्स क्या करेगा? इसमें क्या क्या कनेक्शन है? इसमें क्या कनेक्शन है? मतलब सबसे पहले तो एक्चुअली मुझे आपको यही बताना चाहिए, ये लिख दो, एक बात मैंने लिखाना भूल गया। एट दी इंसेप्शन, एट दी इंसेप्शन मतलब वेरी स्टार्टिंग में, लेट अस डिफरेंशिएट difference between, let us differentiate between, differentiation between फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पहला काम है इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आपका बाकी बात का जानने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा लिख लो सर, इट इज बेस्ड ऑन, इंडिया में जो अकाउंट्स होता है ना, लेकिन सर बेसिक बात है सर,
इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब आप लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास किए हो सर, या तो पढ़े होंगे। नंदिनी, एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एनी आइडिया? पूछो मी। इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस मतलब बताओ ना सर। अकाउंट्स तो बचपन से सभी को ही करते हैं। एक्रूअल बेसिस क्यों बोला और इसका क्या मतलब है? কারণ ক্রেডিটেড ট্রানজাকশনস হয় স্যার। क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होता है इसलिए एक्रूअल बोलते हैं। नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। অ্যাকচুয়াল ট্রানজাকশন যখন হয় তখনই এটা এন্ট্রি করে। एक्चुअल ट्रांजैक्शंस में एंट्री होता है ऐसा नहीं है, उल्टा बोल दिया तुमने। उसको कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। देयर आर टू बेसिस, वन इज कॉल्ड कैश बेसिस, अनदर इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। तुमने जो बोला कि एक्चुअल ट्रांजैक्शंस में एंट्री करे तो उसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, कि जब मुझे पैसा मिलेगा तभी मैं एंट्री करूंगा, जब मुझे पैसा देना है तभी मैं एंट्री करूंगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता। एक्रूअल बेसिस में जो पैसा हमें मिला नहीं, मिलने वाला है, तो उसका भी एंट्री करता हूँ, और जो पैसा मुझे देना है पर मैंने दिया नहीं, मैं उसका भी एंट्री करता हूँ। जैसे कि आप में से जिन्होंने बोला कि सिर्फ क्रेडिट बेसिस होता है इसीलिए एक्रूअल बेसिस बोला जाता है, पार्शियली बात सही है, बट इसका एग्जैक्ट पॉइंट जो है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ये ड्यू बेसिस में एंट्री करता है। अब ड्यू बेसिस एंट्री का मतलब क्या हुआ? जैसे मानो कि कुछ एग्जांपल देता हूँ कि कुछ मार्केट में आपका, जैसे मानो कि हम लोग प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट करते हैं। हम लोग अकाउंट्स में किए हो ना सर, पीबीडीडी, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट। मतलब बैड डेब्ट हुआ नहीं पर आप पहले से सोच लेते हो कि मेरा बैड डेब्ट हो सकता है, इसीलिए आप प्रोविजंस में जमा करते हो। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर लॉस, इस तरह का अकाउंटिंग एंट्री होता है ना। तो ये भी एक तरह का एक्रूअल कॉन्सेप्ट सही होता है। आई होप आप समझ रहे हो सर। या फिर कोई एसेट फ्यूचर में डिटोरिएट करेगा, अभी तक डिटोरिएट हुआ नहीं है लेकिन करेगा, उसका भी हम लोग एक वैल्यू क्रिएशन करके उसका भी हम लोग अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। मतलब, और जो पैसा मुझे मिलने वाला है मिला नहीं है, उसका भी एंट्री होता है, और जो मुझे देना है किसी के ऊपर मैंने दिया नहीं, मैंने उसका भी एंट्री करके रखी। तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स ड्यू बेसिस में चलता है ना। कैश बेसिस अकाउंटिंग हो सकता है, लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं। प्रॉपर क्यों नहीं है? ये बहुत सारा चीज डिस्कस नहीं करता। कैश बेसिस ना ओवरऑल डिस्कशन नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ जब आएगा और जब जाएगा उसके बाहर उस बाकी चीजों को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अकाउंट, इसीलिए ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली अकाउंट्स बेसिक्स का मैटर है। रिसेंटली मेरा सैटरडे क्लास चल रहा है, एवरी सैटरडे। अगर आप लोग लाइव भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग रिकॉर्डेड कम से कम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जर्नल लेजर तो ब्रश अप हो ही रहा है, साथ में बेसिक्स लेवल में क्या क्या कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस, ठीक है, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होता है, क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है, वो सारा बात मैं एक्चुअली वहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, so it's a very very important part. It is based on accrual basis. तो accounts जो है सर वो accrual basis पे, और financial accounting जो है ना, सॉरी financial management जो है ना, it is actually actual basis. It is based on cash basis. मतलब फ्यूचर के बेसिस में, मतलब ड्यू के बेसिस में फाइनेंस बात नहीं कर पाएगा। फाइनेंस हमेशा प्रेजेंट लेवल में बात करता है, फ्यूचर के बारे में बात करना फाइनेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव is to prepare financial statement
like PL, the profit and loss account, balance sheet, etc. और FM का क्या ऑब्जेक्टिव है? Objective is to analyze, prepare, the objective is to analyze the prepared financial statement for decision making. For decisions making. I hope you understand the big difference between accounts and FM. बीकॉम ऑनर्स में भी कहा जाता है, जो लोग बीकॉम ऑनर्स करते हो क्या लिखता है सर डिग्री में? जो लोग बीकॉम ऑनर्स करते हो क्या डिग्री में लिखा जाता है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिखते कि नहीं लिखते? बोलो। जो लोग बीकॉम का डिग्री ले रहे हैं, एमकॉम का डिग्री ले रहे हैं, डिग्री में क्या लिखा रहता है? ओनली अकाउंट्स लिखा रहता है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिखा रहता है? हाँ सर, क्या बोला आप लोगों ने? accounting and finance honors. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ना सर। अब देखो मैं आपको जो लिखाया उसका आप लोग देखो, ये आपका इनकम है, ये आपका बैलेंस शीट है, ये आपका कैश फ्लो है। अब ये बैलेंस शीट आपने बना लिया एज पर द रूल, एज पर द अकाउंटिंग सिस्टम, बहुत अच्छा किया। लेकिन जो बनाया आप उसको पढ़ना भी सीखो। पढ़ना मतलब रीड करना नहीं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड उसके बेसिस में फ्यूचर बिजनेस डिसीजन में। दैट इज द utmost डेस्टिनेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स करने का जो सबसे बड़ा पर्पस था वो है कि अपने बिजनेस को अंदर से एनालिसिस करने का ताकत रखना। अदरवाइज इतना अकाउंट्स मेंटेन करके क्या फायदा? ये बेसिकली पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस है। आजकल मार्केट में डेटा एनालिसिस जॉब बोल के बहुत एडवर्टाइजमेंट चलता है। हाँ सर, देखा आप लोगों ने कभी डेटा एनालिसिस कोर्स? मैं आपको दिखाता हूँ डेटा एनालिसिस कोर्सेस, डेटा एनालिटिक्स ऑनलाइन कोर्सेस। होता क्या है सर डेटा एनालिटिक्स में? सर किसी भी तरह का डेटा को एनालिसिस करने का नॉलेज रखें, ठीक है? अब आप जिस फील्ड से हो, अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड आपको डेटा एनालिसिस करना, ठीक है? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स भी एक तरह का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी एक तरह का डेटा एनालिसिस एक्टिविटी है। इसमें आपके सामने जो अकाउंटिंग डेटा है आपको एनालिसिस करके बताना पड़ेगा या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। द थर्ड पॉइंट, based on accounting standard, and principles, like IFRS, Ind AS, Indian accounting standards, US GAAP, generally accepted accounting principle, ठीक है? इस तरह कुछ अप्रोचेस है जो इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल लेवल में यूज किया जाता है। IFRS मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। Ind AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। US GAAP मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो यूएस ने बनाया, ठीक है? तो दीज आर दी पैटर्न जो फॉलो किया जाता है अकाउंट्स को बनाने के लिए। बट फाइनेंस का क्या अप्रोच है? इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई अप्रोच नहीं है। मतलब कोई IFRS, Ind AS, US GAAP ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ फॉलो करना है। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो प्रिंसिपल फॉलो करना है
बस उस प्रिंसिपल पर। पर कुछ ऐसा सोचो जिसमें आपका बिजनेस में इंक्रीमेंट आए। आप जहाँ हो उससे बेहतर होना है। आप जहाँ हो आपको उससे बेहतर करना है। कैसे करोगे वो ढूंढना। दैट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंस। इसीलिए कहते हैं वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब अकाउंट्स का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है बोलो तो? अकाउंट्स का फाइनल डेस्टिनेशन होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। तो जब आप लोग सीएसईए में फाइनल पढ़ोगे, ठीक है, सीएस में भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो साइन वगैरह करने का कुछ लीगल इश्यूज आता है। जब आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेडी करना सीख जाओगे, वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड्स, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये सब रिपोर्ट डालना एज पर द सिस्टम। वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए अकाउंटिंग एंड एफएम एक दूसरे के ऊपर काफी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको इसीलिए स्टार्टिंग में ये सब बोल रहा हूँ और मैं लिखा भी। पॉइंट 2, इससे पहले इतना देर से जो लिखा उसको पॉइंट 1 कर दो। फिर इसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का बहुत बड़ा रोल प्ले। जैसे रिलायंस का आप क्या देख पा रहे हो? अब कोई कोई भी कंपनी उठा लो सर, नॉट जस्ट क्यों रिलायंस ही क्यों, किसको देखना चाहते हो बोलो, देखा दो। इंडिगो, आईटीसी, मारुति, क्या चाहिए आप? जिसका एनालिसिस करना है उसमें क्लिक करो, क्लिक करके उसका फाइनेंशियल में जाओ और फिर उसका इनकम में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ। मैं इनकम में जा रहा हूँ। तो क्या कहना है सर? इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली आपको क्या चाहिए? में क्या पर्टिकुलर्स होता है और क्या अमाउंट का खेल होता है? फिर इनकम स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स लाइक सेल्स मतलब रेवेन्यू, ठीक है, जो भी आपका सेल्स और रेवेन्यू का डेटा है, यू नीड दैट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का गुड्स का, कितना कॉस्टिंग का गुड्स आपके बिजनेस ने सेल किया, ठीक है, सेल से उसको हटाओ आप, ठीक है, तो हटाने में आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, आपको जीपी मिलेगा। फिर जो जीपी आपको मिलेगा यहाँ से आप एसजीए मतलब सेलिंग जनरल एंड जनरल खर्चा एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सबको आप माइनस करो। तो यहाँ से ये माइनस करोगे तो आपको क्या मिलता है जानते हो? इसको बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिलता है ना, यहाँ पर आपको या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, प्लस और माइनस, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग गेन और लॉस होता है। गेन होगा तो ऐड करो, लॉस होगा तो लेस करो। जो भी आएगा उसको माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद आपको एक्चुअली ईबीआईटी मिलता है। जो ईबीआईटी आपको मिलेगा ना, यहाँ से आप सबसे पहले जो आपने लोन उठाते हो उसका इंटरेस्ट को निकालो, क्योंकि ये रूल्स हैं कि पहले अर्निंग पे हक लोन वाले का होता है जो लोन दिया आपको। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद आपके पास जो रहता है पीबीटी, तो पीबीटी कहते हैं, क्या कहते हैं सर? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ईबीटी या अर्निंग बिफोर टैक्स, दोनों नाम से पुकारा जा सकता है। जितना आपको पीबीटी या ईबीटी जो भी आपका आया, तब जो भी मतलब सेम नाम है, सिनोनिमस है, सबसे पहले टैक्स पे कर दो। सरकार अभी टैक्स लेगा आपसे। अब ये देने के बाद आपके पास जो पड़ा रहता है ना, इसे पैट कहते हैं,
पीबीटी से टैक्स दे दिया मतलब प्रॉफिट टैक्स देने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या दूसरा नाम है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। तो ये जरूरी है क्योंकि रेशियो एनालिसिस में बहुत काम आता है। अब आपको जो डिविडेंड देना है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे कर दो। देने के बाद आपके पास जो पड़ा रहेगा ना, दिस इज योर रिटेन अर्निंग, मतलब अर्निंग पर शेयर होल्डर भी इसी को कहेंगे। तब जो पड़ा रहेगा रिटेन अर्निंग जो भी आपका है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो आपको ईपीएस का कैलकुलेशन कर रहे थे ना तब से, ये देखो रेवेन्यू। अब यहाँ से मैं आपको क्या सिखाया था, सेल्स मतलब रेवेन्यू, वहां से आप कॉस्ट को हटाओ, रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, सब प्रोडक्ट सेल करने का खर्चा। हेलो, समझ में आ रहा है सर? तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बट पहले सिर्फ अकाउंट्स बनाया गया तब जाके मैं यहाँ से डायरेक्टली ले रहा हूँ। तो मैं बिजनेस का रेवेन्यू जितना आया उसको रेवेन्यू कमाने के चक्कर में उसका जो भी सेल हुआ, सेल के चक्कर में जितना गुड सेल करने के चक्कर में कॉस्टिंग हुआ, उसमें रॉ मटेरियल है, पावर फ्यूल है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हाट एवर कॉस्ट यू एक्चुअली ऑकर इन द बिजनेस, आपको उसका डेटा मेंटेन करना है और उससे माइनस करना है। इसके बाद आपके हाथ में जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईबीआई, टीडीए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ईबीआई टीडीए का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अब यहाँ से डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को हटा दोगे तो पड़ा रहेगा ईबीआई। अब जो ईबीआईटी आपका रहेगा, इसका ईबीआईटी और पीबीआईटी, अब ईबीआईटी और पीबीआईटी से आपको पीबीटी मिलता है इंटरेस्ट लेस करने के बाद, फिर आपको नेट इनकम मिलता है। और उस नेट इनकम जो मिला आपको, ठीक है, नेट इनकम जो भी आपका मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम, अब यहाँ से आपको डिविडेंड भी देना है, जो कंपनी डिविडेंड देता है। ठीक है, अब जैसे मारुति सुजुकी डिविडेंड देता है सर, 60 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड देने का इसका हिस्ट्री है। और इसका अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा अर्निंग है इसका, शेयर का दाम पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर अल्टीमेटली हम लोग जो कुछ भी आपको मैंने अभी लिखाया, ठीक है, अल्टीमेटली वही रिपीट हुआ ना जो यहाँ पर कंपनी एनालिसिस में बड़े बड़े कंपनीज कर रहा है। चाहे टिकट टेप देख लो, मनी कंट्रोल देख लो, दे आर आल्सो डूइंग सेम थिंग। बस अपने डेटा को यहाँ पर स्टोर किया और अपना वेबसाइट बनाया, और यहाँ पर हम लोग जाके रेडीली अवेलेबल डेटा को जस्ट एनालिसिस करने का मौका मिल जाता है। So if you know the accounts and if you know the finance, so it will be easier for the fundamental analyst, for the researcher, for the bankers जो बैंक कंपनी को लोन देना चाहता है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट इजी हो जाता है मार्केट एनालिसिस करना। अब चलो, अगर आप इतना समझ ही गए, अब ईपीएस कैसे निकालोगे वो भी नोट कर लो। ईपीएस इक्वल्स टू, जो पैट आता है ना सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 8, एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 8। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, चलो मारुति सुजुकी का देखें क्या? चलो मारुति सुजुकी का एक एनालिसिस कर लेते हैं आपके साथ। सर कितना अर्निंग पर शेयर बोल रहे हैं? अगर मैं रिसेंट डेटा बोलूँ तो 200 टका बोल रहे हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है, और कंपनी का करंट शेयर प्राइस कितना जा रहा है? 9,333। ये कंपनी का करंट ट्रेडिंग प्राइस जा रहा है, मार्केट प्राइस। So if you know the EPS and if you know the trading, the current market price, you can calculate a very important ratio that is called PE ratio. क्या रेशियो सर? PE रेशियो। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था ना रिलायंस का जब डेटा चेक करवाया था, P रेशियो। जो कोई भी कंपनी का डेटा चेक करता है वो P रेशियो जरूर चेक करता है, बिकॉज P रेशियो में
प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस और नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू अर्निंग यील्ड, ये इसमें नहीं है बट दूसरे एरिया में दिखता है सर। तब अगर मैं नॉर्मल में जाता हूँ ना, प्लान्स, लोग सर्च भी करता है पी रेशियो, इट शोज दैट कि 25.6, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी के साइड में भी है। आप किसी कंपनी, किसी भी मार्केट एनालिसिस कंपनी के थ्रू से भी आप उसका पी रेशियो को चेक कर सकते हो। तो ये जस्ट कंपनी का डेटा दिया, और ये देखो यहाँ पर आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन, स्टॉक चार्ट्स का डेटा, एडवांस चार्ट तो टेक्निकल एनालिस्ट है, बट अभी चार्ट में नहीं जाना है। जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है ना, वो ये देखता है। जो ट्रेडर होता है वो चार्ट देखता है, जो स्टॉक में ट्रेड लेता है वो चार्ट देखता है, कैंडल स्टिक्स वगैरह देखता है। और जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, अच्छा ऐसा नहीं कि फंडामेंटल एनालिस्ट चार्ट नहीं देखेगा, बट एक पैटर्न है सर, ये एडवांस चार्ट है, चार्ट से भी आप कल क्या होगा बता सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक फंडामेंटल भी आपको एनालिसिस करना आता है ना सर, तो आप उसका पी रेशियो देखोगे, यहाँ ये सर सेक्टर पीई 23.1, मतलब जिस सेक्टर में रिलायंस काम करता है उस सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो है 23, और रिलायंस का पीई है 26। मैंने ऐसा ही कुछ देखा बट यहाँ पर नहीं दिख रहा है करेंटली, नॉर्मली यहीं पर दिखाया जाता है। प्रॉफिट, डीपीएस, इक्विटी, सब रेशियो एनालिसिस ही है सर, ठीक है। तो पी रेशियो सेक्टर स्पेसिफिक तो पता चला, बट रिलायंस का यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ कहाँ क्या देखा, ठीक है। लेकिन आपको मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ, जो मेरा मेन पर्पस है वही कंप्लीट करना। अच्छा मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आप घर पे कोई भी कंपनी का निकाल के रखिएगा। पैड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मान के चलो 8, तो 8 मीन्स लेट है, मान लो कि 8 है। तो सपोज स्टॉक ट्रेड्स एट ₹160, मानो कोई कंपनी का शेयर मार्केट में 160 टका करके चल रहा है और उसका अर्निंग पर शेयर 8 टका है, ठीक है। तो 160/8 कितना होता है सर? 160/8 कितना होता है? 20। में कोई भी कनेक्टेड है क्या? नंदिनी बोलो सर। हाँ सर 20। 20। तो ये 160/8 तो 20 टाइम्स अर्निंग, 20 टाइम्स अर्निंग, 20 टाइम्स अर्निंग, दिस 20 टाइम्स, ये जो 20 टाइम्स आया है ना, दिस 20 टाइम्स is known as PE ratio. Price earning, very important part sir। देखो ये भी हायर द रेशियो, स्ट्रॉन्गर
the firm in the eyes of the investor. वेरी सिंपल, पी रेशियो जितना हाई होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस को उतना स्ट्रॉन्ग फील किया जाता है। आपको जैसे यहाँ पर अगर दिखाऊं डेटा मिलता है सर, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अर्निंग पर शेयर 200, तो 200 और करंट मार्केट प्राइस 9333, ठीक है। तो इसकी डिवाइड करोगे तो आपको जो पी मिलेगा, तो ये एक्चुअली ये शो करता है कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे देखो यहाँ पर इसका जो करंट स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है 72.67 पी रेशियो दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। सिमिलर स्टॉक मतलब मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो दूसरे कंपनीज है उसका पी रेशियो 147.39 का पी रेशियो दे रहा है। इसका मतलब है कि मारुति सुजुकी का पी लो चल रहा है, ठीक है। पीबी रेशियो, पीबी सेक्टर पीबी प्रॉफिट बुक रेशियो बाद में बात करते हैं, और डिविडेंड यील्डिंग पावर इसका 0.58 है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, मतलब इतना समझ में तो आ ही रहा है सर कि जिस कंपनी का पी रेशियो जितना हाई होगा वो कंपनी उतना स्ट्रॉन्गर फील किया जाता है करेंट बिजनेस लेवल, अर्निंग लेवल, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट पी रेशियो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको ईपीएस चाहिए, और आपको ईपीएस चाहिए और आपको करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर चाहिए जो ट्रेडिंग हो रहा है। अभी बुक वैल्यू में होगा तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू में होगा तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है। पर नॉर्मली जो ट्रेडिंग मार्केट प्राइस में होता है उसी से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। सो हायर द बेटर, हायर द बेटर, इन्वेस्टर को ऑलवेज गुड फीलिंग्स देता है। इनकम स्टेटमेंट का एक यूज आपको मैंने दिखाया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने इनकम स्टेटमेंट देखा पॉइंट 2 में, अब हेडिंग करो सर पॉइंट 3। पॉइंट 3 में हेडिंग करो बैलेंस शीट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, बैलेंस शीट। सबसे हमारे सामने कंपनी का इनकम स्टेटमेंट भी घूम रहा है, कंपनी का बैलेंस शीट भी घूम रहा है, सब हमारे आंखों के सामने घूम रहा है किसी ना किसी का। कभी रिलायंस देख रहे हैं, कभी एयरटेल देख रहे हैं, तो कभी मारुति सुजुकी के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है, अब हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट में क्या होता है और बैलेंस शीट रेशियोज को कैसे यूज करें। दिस इज अवर लायबिलिटी साइड एंड दिस इज अवर एसेट साइड। अब मैंने ये टी शेप में दिखाया, बट कंपनीज के केस में आपको टी शेप नहीं नजर आएगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से वर्टिकल नजर आएगा, है ना। वर्टिकल शेप में यू विल फाइंड द एसेट एंड लायबिलिटी, दिस इज द एसेट साइड एंड दिस इज द लायबिलिटी एरिया, है ना। सो यू विल गेट दिस थिंग्स वर्टिकल वे में एज पर शेड्यूल 3 इन कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस के केस में आप टी शेप कर सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिखेगा, ठीक है, शेयर कैपिटल बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ठीक है। फिर आप ये भी देना लाइक नेट वर्थ ऑफ शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर का नेट वर्थ कितना है ये मिलता है एक्चुअली। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस को जोड़ने से नेट वर्थ पर शेयर होल्डर, मतलब पर शेयर होल्डर का कितना नेट वर्थ है, ये हिसाब एक्चुअली मिल जाता है। ईच एंड एवरी शेयर होल्डर का बिजनेस में कितना नेट वर्थ, मतलब कितना वैल्यू है, नेट वैल्यू, ये एक्चुअली इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस में हमें पता चलता है। इसके साथ साथ अच्छा और भी चीजें मिलता है यहाँ पर, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब इसको बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कहा जाता है।
बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो कितना बुक वैल्यू है इक्विटी का मार्केट में, तो बैलेंस शीट के हिसाब से, मार्केट में नहीं, बुक वैल्यू में एज पर अकाउंट्स। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में हमें लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट सभी दिखता है। हाँ सर बोलो। বলছি ওটা নেট ওয়ার্থ পার শেয়ার হোল্ডার কি করে হচ্ছে, ওটা তো ডিভাইড করতে হবে না? तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं ये बताने के लिए इसको ये कंप्लीट नहीं है, ये जस्ट मैंने ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो टोटल रहेगा या रिजर्व सरप्लस जो मेरा टोटल आएगा, यहाँ से मैं क्या क्या रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस का जो डेटा हमारे पास होता है इट्स लाइक दिस, ठीक है। ये टोटल इक्विटी, टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। तो इक्विटी के बेसिस पे हम लोग टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, ये हमें एक्चुअली मिल सकता है। अब उसमें शेयर होल्डिंग पर शेयर होल्डर में इसलिए नहीं मतलब बोला कि क्योंकि शेयर होल्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे आगे जो रेशियोज यहाँ से निकल के आएगा आपको वहां से मैं बताऊंगा कि क्या क्या रेशियोज यहाँ से बाहर आते हैं, इसीलिए जस्ट मैंने ये डेटा मेंशन किया और कुछ नहीं। और लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली डेट मतलब लोन का इंडिया। कुल मिला के मोटा मोटी आपको क्या मिलता है, तो कैपिटल और लोन का एरिया सब मिला जुला के क्या मिलता है, कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और लॉन्ग, लोन और ओन, इक्विटी मतलब ओन, लोन मतलब लोन, ठीक है। तो लोन प्लस ओन इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तब आप बिजनेस में कितना पैसा लगाए हो, लोन से लेके खुद से लेके, ठीक है, कितना आपको इन्वेस्टर मिला है, सब कुछ का डेटा आपको बैलेंस शीट में मिलता है। सिमिलरली एसेट्स में हमें क्या मिलता है, फिक्स एसेट्स, है ना। फिक्स एसेट्स में हमें इंटेंजिबल्स का खबर आता है, टेंजिबल का खबर मिलता है। इंटेंजिबल लाइक गुडविल, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल्स में नजर आएगा। करंट एसेट्स भी दिखता है, डेटर, स्टॉक। बट मैं आपको बस एक एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी मैंने डिटेल्स में कुछ नहीं लिखा। अच्छा, एज वेल एज हम और भी चीजें यहाँ पर शो कर सकते हैं, जैसे ये तो लॉन्ग टर्म और इक्विटी में बस बोल दिया मैं आपको। करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या शो करता हूँ हम लोग, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर को दिखाता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह अगर कुछ है, ठीक है, उसको भी हम लोग लाइबिलिटी में शो करते हैं। बिल्स पेबल अगर कुछ है उसे भी हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, करेंट लाइबिलिटी में। इन सेम फैशन हम लोग करेंट एसेट्स को भी शो करते हैं, करेंट एसेट्स में लाइक डेटर, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, एटसेट्रा। अगर आप किसी कंपनी का भी चेक करोगे ना यहाँ से आपको सेम थिंग नजर आएगा। ये देखो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट मिलता है। अगर आप इसको तोड़ोगे ना, ये देखो करंट एसेट्स में लोन्स, एडवांसेस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गुडविल, इंटेंजिबल्स, गुडविल एंड इंटेंजिबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, अदर एसेट्स, सब मिला जुला के। नॉन करंट में क्लिक करोगे, नॉन करंट में आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, लॉन्ग टर्म करंट लाइबिलिटी आ गया सर, लॉन्ग टर्म डेट, अदर लाइबिलिटीज, तो आपको हर एक चीज दिख जाएगा। बेस्ट है सर, ये तो एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक्सट्रैक्ट है। आप एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे तो जहाँ पर आपको डिटेल्स में मिलेगा अलॉन्ग विथ मतलब एनेक्चर, ठीक है, मतलब कनेक्टेड नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में भी आपको डिटेल्स दिख जाता है। सो ये जस्ट मैंने आपको एक दिखाया कि बैलेंस शीट क्या है और वहां पर क्या क्या डेटा मिलता है। अब यही सब डेटा काम आएगा रेशियो एनालिसिस को एक्चुअल में समझने में। तो पीएल एंड रिलेटेड डेटा, बैलेंस शीट एंड रिलेटेड डेटा, ये दोनों डेटा ही एक्चुअली हमें हेल्प करेगा फाइनेंशियल एनालिसिस करने में, रेशियो एनालिसिस करने में। नाउ पॉइंट आवर, तो फाइनेंशियल एनालिसिस का 3 पार्ट है मेनली, ठीक है।
इसमें आपको मैं अभी रेशियो सिखाऊंगा, फिर मैं आपको कैश फ्लो के बारे में बताऊंगा। जैसे अगर ऑलरेडी कैश फ्लो कर चुके हो मैम के पास तो ठीक है, एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको एक्चुअली कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो चलो इस काम करते हैं, हेडिंग करो रेशियो एनालिसिस। अब इतना देर से मैं क्या कर रहा था, बैकग्राउंड सेट कर रहा था कि रेशियो के लिए क्या चाहिए। एब्सोल्यूट फिगर्स by themselves do not provide any concrete information. Once they are compared with a related number. Once they are compared with related number, they provide the needed information. सर मतलब क्या हुआ? सर मीनिंग इज वेरी सिंपल। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पर मारुति सुजुकी को चेक करेंगे, मतलब मानो कि मारुति सुजुकी का करंट एसेट कितना है, मारुति सुजुकी का करंट लायबिलिटी कितना है, जो बता रहा है, लेकिन इसको हमें चेक करना चाहिए ना, कंपेयर करना चाहिए ना। देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन को सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से भी दे सकता था कि मारुति सुजुकी का करंट लायबिलिटी मतलब जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है वो 17,023 का है, ठीक है, 17,023 करोड़ का, 17,000 करोड़ का। बट लास्ट ईयर 2021 में इससे भी कम था, 16,000 करोड़ का लायबिलिटी था, उससे पहले 11,000 का था, उससे पहले 14,000 का था। तो आप कंपेयर कर पा रहे हो ना कि भाई लायबिलिटी में चेंजेस हुआ है। तो इंफॉर्मेशन जब कंपेयर नहीं हो पाएगा तो इस इंफॉर्मेशन का क्या काम? नहीं तो ये सिर्फ एक डेटा बन के एब्सोल्यूट डेटा बन के रह जाएगा, और जो एक्चुअली में आप किसी भी तरह का एनालिसिस के लिए आपको हेल्प नहीं करेगा। सिमिलरली नॉट जस्ट इंट्राफार्म, मतलब ये तो सिर्फ मैं मारुति सुजुकी के अंदर प्रीवियस ईयर डेटा के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप मारुति सुजुकी को कंपेयर करना चाहते हो तो मारुति सुजुकी का जो पियर्स है, अब मारुति सुजुकी का पियर्स मतलब टाटा मोटर्स, हाँ, मारुति सुजुकी का कनेक्टेड जो कंपनीज कौन है, मारुति सुजुकी कनेक्टेड कंपनीज महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है। यू कैन सी इट हियर। मारुति सुजुकी का प्राइस अर्निंग रेशियो है 72.67, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 24.56, टाटा मोटर्स लिमिटेड नेगेटिव में चल रहा है 13.70, ठीक है। पीवी रेशियो में भी मारुति सुजुकी बेहतर है, डिविडेंड यील्डिंग में ये दोनों बेहतर है, टाटा मोटर्स ऐसा डिविडेंड नहीं करता। अब पॉइंट क्या है सर आप समझ रहे हो ना कि जब तक ये कंपैरिजन नहीं हो जाता है ना तब तक क्या फायदा। अगर आपको कोई बोलता है कि मारुति सुजुकी का पी रेशियो 72.67 है, लेकिन आप कंपेयर तो करो कि बाकी सिमिलर कंपनीज के साथ क्या कनेक्शन, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा मारुति सुजुकी अच्छा है कि महिंद्रा का अच्छा है कि टाटा मोटर्स का अच्छा है, ठीक है। तो ये होता है मेन पर्पस, इसमें रेशियो आपको इसी तरह से हेल्प करता है। जैसे मानो कि अगर मैं एयरटेल
अब एयरटेल सिमिलर कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए? भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल का अगर मैं पीयर्स कंपेयर करूं, यू कैन लुक एट हियर। भारती एयरटेल का कम्युनिकेट मतलब सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करने वाला कंपनी में है टाटा कम्युनिकेशंस, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली सर्विस, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करना है। अब ये क्या हेल्प करेगा आपको? भारती का पी रेशियो है सबसे ज्यादा 111। अब इसमें जियो भी है, बट जियो सर एक्चुअली रिलायंस के साथ है, तो रिलायंस इंडस्ट्री में बाकी बिजनेस के साथ जियो है। सो एयरटेल का मेनली सिंगल हैंडेडली कंपेरिजन अगर किया जाए तो वोडाफोन से, वोडाफोन का बिजनेस का हालत बहुत खराब है। एयरटेल का शेयर का दाम देख पा रहे हो, पी रेशियो हाई है, सो पी रेशियो भी हाई है, बिजनेस भी कॉम्पिटिटिवली बेटर पोजीशन पे है काफी। लेकिन वोडाफोन का देखोगे पी का हालत भी खराब, स्टॉक का हालत भी खराब। एक शेयर का दाम 8 टका 35 पैसे जा रहा है। फाइनेंशियल चेक करोगे, बैलेंस शीट पीएल चेक करोगे ना, डर लग जाएगा देख के वोडाफोन आइडिया का। तो ये जो कुछ भी बातें हो रहा है ना, सब एज पर कॉम्पेरेटिव एनालिसिस हो, ठीक है। तो प्रोवाइड द नीडेड इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे तो आपको जो जरूरी चीजें हैं आपको नहीं मिलेगी। बस यही मेन पॉइंट था। नेक्स्ट लिमिटेड एग्जांपल, नेट प्रॉफिट 40 crore, this is not sufficient to analyze the profitability of experiment. The profitability of further information सेल्स कितने का हुआ है, तब हम प्रॉफिट को समझेंगे। सेल 160 करोड़ का, टोटल एसेट कंपनी के पास 120 करोड़ का है, ठीक है। अब धीरे धीरे समझ में आएगा, अच्छा कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना एसेट है बिजनेस के पास, तो कितना प्रॉफिट किया एसेट के बेसिस पे। नाउ दिस इज अ गुड इनफ इंफॉर्मेशन टू कैरी आउट प्राइमरी या प्राइमा फेसी एनालिसिस। प्राइमा फेसिया मतलब प्राइमरी, हाँ ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, लैटिन फ्रेज है, प्राइमा फेसिया एनालिसिस। क्वेश्चन आता है सर कुछ, तब व्हाट इज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव of investing in asset? What is the purpose and objective of investing in assets? ठीक है। दूसरा एक सवाल आता है, सवाल ऐसा है, इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए बोलोगे सर? मतलब एसेट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं कोई बिजनेस? अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप मशीन क्यों खरीदते हो? हाँ बोलोगे? मानो कि आपका फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है चलो, अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो करना है, बट प्रोडक्शन का मतलब आखिर रिजल्ट क्या है? प्रोडक्शन करके क्या घर पे सेल रख लेके जाओगे?
थैंक यू सर, सेल्स इंक्रीज करना, थैंक यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट? आंसर इज वेरी सिंपल, टू रिजल्ट इन सेल। थैंक यू। अनदर क्वेश्चन, इन आवर एग्जाम्पल, मतलब जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इन आवर एग्जाम्पल sales is how many times of total asset? कर पाओगे? जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिया, आपको मैं बस इतना पूछा कि हमारा जो एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है करंट सिनारियो, इसमें मैंने आपको ये लिखाया कि 160 का 160 करोड़ का सेल है, 120 करोड़ का एसेट है और 40 करोड़ का प्रॉफिट है। माय क्वेश्चन इज कि इन आवर एग्जाम्पल सेल्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टोटल एसेट? टोटल एसेट के बेसिस पे सेल्स कितना है, कैसे बताओगे? बोलो सर, बोलो। 1.33 कैसे निकाला? सेल्स sales divided by total asset. सेल्स इज 160 करोड़ का, टोटल एसेट इज 120 करोड़ का, जो वैल्यू आया इसको क्या बोलेंगे? 1.33 टाइम्स, मतलब मेरे एसेट से मेरा सेल 1.33 गुना ज्यादा है। इसका मतलब आपने एक्चुअली कौन सा रेशियो निकाल लिया, बोलो तो, बोलो ये कौन सा रेशियो है? और एसेट टर्नओवर रेशियो, कितने एसेट पे कितना सेल कर पाते हो, ठीक है? जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा, अगर कम एसेट में ज्यादा सेल तो और अच्छा। समझ में आ रहा है? दिस इज एसेट टर्नओवर रेशियो। से क्या पता चलता है? इट शोज द एफिशिएंसी with which management has utilized the total asset. एक छोटा सा एग्जांपल सर, एक क्लोथ शोरूम और क्लोथ क्या बोले सर, पार्ट एग्जाम्पल। चलो मैं क्लोथ शोरूम में दिखा रहा हूँ आपको, मतलब मानो कि एक बंदा शोरूम बनाया, ठीक है? एक लड़का ने शोरूम बनाया और शोरूम में इतना बड़ा शोरूम उसका भाड़ा दे रहा है, ठीक है? मतलब एसेट, इतना बड़ा एसेट बनाया सर, ठीक है? एक बंदा ने एक बड़ा सा शोरूम बना के सेल कर रहा है और एक बंदा रास्ते में एक ठेला लगा के सेल कर रहा है। ध्यान से सुनना, एक ठेला का कॉस्ट बहुत ही कम है, वो उसके लिए एसेट है। बट अगर कोई ठेला लगा के ज्यादा सेल कर रहा है और शोरूम बना के वो कम सेल कर रहा है, दैट मीन्स चाहे शोरूम कितना भी सुंदर हो, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ठेला लगा के बेच रहा है ना, अगर उसका रेशियो बेहतर है तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल है। मतलब देखो सर, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस जब करना है तो सीरियसली करना है।
लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी बिजनेस करते हैं। आप कितना अच्छा शोरूम बना लो, कितना सुंदर देखने में हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आपके शोरूम से सेल कितना हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है। अगर सेल नहीं है इसका मतलब यह सेल कम है, एसेट के हिसाब से इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बिजनेस प्रॉपरली एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहे। समझ में आ रहा है सर? मतलब कोई जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया। मतलब अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास एरिया में बिलोंग करते हो और लोअर मिडिल क्लास एरिया में बिलोंग करने के टाइम पे आप एक हाई फाई शोरूम बना रहे हो जिसका कॉस्ट आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, एक वेल डेकोरेटेड शोरूम और जिसमें आपका एरिया है लोअर मिडिल क्लास, आई डोंट थिंक कि एक लोअर मिडिल क्लास एरिया में एक हाईली डेकोरेटेड शोरूम का कोई ज़रूरत है। अगर कोई सोचता है कि नहीं मैं एक हाई फाई वेल डेकोरेटेड शोरूम एक लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए बनाऊंगा, इसका मतलब वो बोका बन जाएगा सर। अगर ऐसा वेल डेकोरेटेड शोरूम वो रिच क्लास या हायर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के एरिया में बनाता है ना, तो ये कोई मतलब लगता है। लेकिन एक लोअर इनकम ग्रुप में लोअर इनकम ग्रुप एरिया में अगर कोई शोरूम बनाता है ऐसे देखने में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम में आएगा सर, जेन्युइन प्रॉब्लम में आएगा। मतलब उसका जो खर्चा है, जितना एसेट में इसका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से उसका सेल्स का काफी डिफरेंस हो जाएगा। मतलब एसेट टर्नओवर रेशियो मुश्किल में आ सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या बिजनेस है, कहाँ करना है, क्या रिटर्न जनरेट करेगा, कितना रिटर्न जनरेट करेगा, कितना एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, एवरीथिंग। कौन आपका कस्टमर है, कौन किसको बेच के कितना कमाओगे, एसेट में कितना पैसा डालना है, ये सब सवाल का जवाब जब तक ना मिले तब तक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। या फिर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए बट फर्दर री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वापस सवाल करो कि क्या सब सही जा रहा है कि नहीं। Another question, what is the purpose of sales? बोलो, सेल का पर्पस क्या है? अरे बोलो सर भी, सेल का पर्पस क्या है? प्रॉफिट। थैंक यू, थैंक यू सर। जैसे देखो आप लोग, आई थिंक बिग बाजार शोरूम में आप लोग सभी कोई विजिट किए होंगे अपने, जब तक बिग बाजार था तब तक। अब बिग बाजार का ये प्रॉब्लम हो गया सर, बिजनेस खराब नहीं चलता था बट एसेट क्लास में ना काफी इन्वेस्टमेंट, एसेट क्लास में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो गया। ठीक है, और ये आपको पता है सर, जो लोग लॉ का क्लास करते हो, स्पेशली सीएस कंपनी सेक्रेटरी या सीएसईएमए फाइनल का जो टॉपिक है, ठीक है, कंपटीशन लॉ, ये सब में मैं बहुत डिटेल्स में बात किया क्या होता है वहाँ, ठीक है, इकोनॉमिक लॉ का पार्ट था। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, एसेट टर्नओवर रेशियो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। तो सेल्स का पर्पस है टू रिजल्ट इन प्रॉफिट। पॉइंट 4, व्हाट इज प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स? बोलो सर, व्हाट इज प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स? कैसे निकालोगे? सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट क्या है, कैसे निकालोगे? जितना आपका प्रॉफिट रहेगा उसको आप सेल से डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे। तो इन आवर करेंट एग्जांपल हम लोगों ने प्रॉफिट किया था
40 करोड़ का। हमारा सेल था 160 करोड़ का। तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या मिल रहा है हमें? क्यों? 40 करोड़ का प्रॉफिट है। 25%। 25%। क्या बोलेंगे सर? व्हाट इज प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स? सेल के हिसाब से प्रॉफिट कितना कर रहे हो? इस एनालिसिस को क्या एनालिसिस बोलेंगे? व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस? we call it net profit बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये भी देखना पड़ता है एनपीएम। एनपीएम से क्या पता चलता है? it shows that out of every 100 rupee, out of every rupee 100, ठीक है, out of every rupee 100 of sales, the company increases, sorry, company incur 75 as cost. And as cost and leaving behind 25 as profit. नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है सर कि हम अगर 100% सेल करते हैं तो 25% प्रॉफिट होता है, तो 75% मेरा कॉस्ट है। 75 खर्चा करो, 100 कमाओ, 25% घर लेके जाओ। ये हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो में, या फिर आप प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स में आपको ये पता चलेगा। ठीक है, तो कंपनी कितना कमा रहा है आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। हाँ सर, ये रहा रेवेन्यू का डेटा, ठीक है, ये रहा रेवेन्यू का डेटा और ये रहा नेट इनकम का डेटा। ये तो लॉस में है, वोडाफोन दिख ही रहा है, ठीक है, तो कितना लॉस कर रहे हो वो भी देख लो। अगर आप दूसरा कंपनी देखना चाहते हो वो भी देख लो, सर कौन सा कंपनी कितने सेल्स में कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी का कॉस्टिंग कितने का है और कंपनी का प्रॉफिट कितने का। आई होप कि क्लियर हो रहा है सर, समझ में आ रहा है ना सर रेशियो क्यों पढ़ना है। और रेशियो करके आपको क्या फायदा मिल रहा है। 5 नंबर पॉइंट लिखो सर। Another question, could a combination of these two ratio, तो रेशियो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना सर, ऑलरेडी डिस्कस टू रेशियोज हियर करेंटली। एक आपको मैंने एटीओ बताया, हम कैपेसिटी टर्नओवर रेशियो बताया, दूसरा मैंने आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन बताया। तो कुड ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रेशियो result in something logical? तो क्या हमें कुछ लॉजिकल मिल सकता है इस दो रेशियो से? बिग क्वेश्चन। हाँ सर, बड़ा सवाल है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये दो रेशियो से हमें कुछ लॉजिकल मिल सकता है? द आंसर इज यस। We get
रिटर्न चला सकते equals to PAT by sales into sales by, ये दो यूज किया ना हमने, पैट बाय सेल्स यूज किया था हम लोगों ने और सेल्स बाय टोटल एसेट यूज किया था हमने। तो पैट बाय सेल्स करके हमें क्या मिला था, अभी अभी किए, बोलो। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय सेल्स करके हमें क्या मिला था, नेट प्रॉफिट मार्जिन। और सेल्स बाय टीए करके हमें क्या मिला था, एसेट टर्नओवर रेशियो। So NPM into asset turnover ratio equals to 25% net profit margin and asset turnover ratio is 1.33 times. तो इंटू करके कितना में क्या मिल रहा है सर, तो 33.33%। ये जो 33.33 मिला, ये क्या मिला, कितना एसेट इन्वेस्टमेंट हुआ और उसमें रिटर्न कितना मिला। हेलो नंदिनी, मौसमी, कनेक्टेड हो, अगर हो तो बताओ। हाँ सर। मौसमी हो जाएगा सर, हाँ सर। इस तरह से लॉजिकली सोचना है सर, तब ना ऐसे कुछ काम आएगा जिंदगी में। What else, एग्जाम में डिफरेंट सवाल हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सवाल किया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आपको एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा। What else needs to do, needs to be carried out for a evidence of the firm's क्वेश्चन 6 का आंसर कुछ इस तरह से देना चाहिए, तो लिखो सर, इंट्रा फार्म, इंट्रा मतलब सेम फार्म के अंदर, इंट्रा फार्म दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, हर एक कंपनी का टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, 22 में क्या हुआ था, 21 में क्या हुआ था, 20 में क्या हुआ था, 19 में क्या हुआ था, अब टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं। इंट्रा फार्म दैट इज time series analysis. It refers to pairing this figure with the figure of the past the same form, जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया प्रैक्टिकल। अब आप सेम फॉर्म का ही पुराना हिसाब के साथ कंपेयर करके बताओ कि क्या डिसीजन मिल रहा है कि बिजनेस में क्या डेवलपमेंट है। ये आप काम कर सकते हो, मतलब इंट्रा फॉर्म टाइम सीरीज। ऑल्सो आप और एक चीज भी कर सकते हो साइड बाय साइड, जिसे कहते हैं इंटर फार्म
एनालिसिस, जो मैं तब से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जब आप वोडाफोन को कंपेयर कर रहे हैं तो वोडाफोन का पीयर कंपेयर भी करते हैं। तो जैसे आपको मैं वोडाफोन के साथ बात की, एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, मैं आपको दिखा पीयर कंपेरिजन। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस मार्केट में क्या कर रहे हैं, इंटर फर्म एनालिसिस, दैट इज क्रॉस सेक्शन। इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। This involve comparing the firm's figure, तो एक बिजनेस का फिगर with that of similar, ठीक है। This shows the importance कहीं पर थ्योरेटिकल सवाल भी पूछ लिया ना, इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस पूछते हैं सर, तो भी जवाब दे पाओगे, ठीक है। ये तो था रेशियो का पूरा इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, सब मैंने आज बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स क्या चलेगा रेशियो में, कैलकुलेशन। मैं आपके साथ अलग अलग क्वेश्चन करूंगा और अलग अलग टाइप्स ऑफ रेशियो करूंगा, ठीक है। ठीक है, तब तक घर पे जो चैप्टर्स हो चुका है उसका रिवीजन देना स्टार्ट कर दो, और जो चल रहा है इसे एक बार घर पे गो थ्रू करो। रेशियो रिलेटेड अपने इंस्टीट्यूट के मैट में या फिर ये नोट्स में मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, वहाँ से भी जो क्वेश्चंस रहे एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। बाकी क्लास में बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करो, ठीक है सर। आज इतना ही है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय बाय सर।